हिमालय की गोद में बसा छोटा सा देश नेपाल दुनिया के लिए यह जगह स्पिरिचुअलिटी और एडवेंचर टूरिज्म का सिंबल है। लेकिन सितंबर 2025 में यही नेपाल अचानक आग में जलने लगा। काठमांडू की सड़कों पर भीड़ है, हाथों में झंडे हैं और आंखों में गुस्सा। टीयर गैस के बादल, भागती भीड़, घायल लोगों की चीखें, सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे हैं कि नेपाल के नौजवान अब चुप नहीं है। जनरेशन जेड, जिसे आज की डिजिटल पीढ़ी कहा जाता है, अब सब सड़कों पर है। उनकी लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया अनलॉक करने की नहीं है, उनकी लड़ाई करप्शन, इनइक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए है। ये प्रोटेस्ट कोई छोटा आंदोलन नहीं, ये सवाल है, क्या नेपाल अपने पुराने रास्तों पर चलता रहेगा या फिर एक नया चैप्टर शुरू करेगा। 7 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और एक्स यानी ट्विटर शामिल है, अचानक बैन कर दी। रीजन दिया गया कि ये प्लेटफॉर्म सरकार के रजिस्ट्रेशन रूल फॉलो नहीं कर रहे थे, फेक अकाउंट और मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं। लेकिन आम जनता, खासकर यूथ ने उस बैन को देखा अपने हक पर हमला मानकर। उनका कहना था ये सिर्फ ऐप का बैन नहीं है, ये हमारी आवाज पर ताला लगाने की कोशिश है। उसी समय टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर चल रही है कैंपेन ने आग में घी डालने का काम कर दिया। नेपो किड्स, ए मूवमेंट नेताओं और मिनिस्ट्री के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल को एक्सपोज कर रहा है। फॉरेन ट्रिप, बिग कार्स, पार्टीज और दूसरी तरफ आम जनता स्ट्रगलिंग फॉर जॉब एंड बेसिक फैसिलिटीज। एक कॉन्ट्रास्ट, ए इनइक्वालिटी लोगों को और गुस्से में ले आई। बैन ने सिर्फ सोशल मीडिया बंद नहीं किया, इसने पूरे नेपाल के यूथ को सड़कों पर उतार दिया। काठमांडू यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने कहा, अगर हमारी आवाज ऑनलाइन नहीं सुनी जाएगी तो हम उसे सड़कों पर सुनाएंगे। यही वो चिंगारी थी जिसने आने वाले दिनों में पूरे नेपाल को हिला दिया। 8 सितंबर 2025 काठमांडू की सड़कों पर कुछ ऐसा नजारा था जैसा नेपाल ने लंबे समय से नहीं देखा था। सुबह से हजारों स्टूडेंट और यूथ प्रोफेशनल कैपिटल की ओर मार्च करने लगे। हाथों में प्लेस कार्ड थे, करप्शन बंद करो, सोशल मीडिया अनलॉक करो। उनके नारे हवा में गूंज रहे थे और काठमांडू की गलियों में एक नई एनर्जी फैल चुकी थी। शुरुआत में सब पीसफुल था, प्रोटेस्टर बैठकर गाना गा रहे थे, स्लोगन्स उठा रहे थे और मोबाइल कैमरा से हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। उनकी डिमांड सिंपल थी, हमारी वॉइस वापस दो, हमारे प्लेटफॉर्म वापस दो। लेकिन जैसे ये भीड़ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ी, हालात बदलने लगे। पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए मेटल बैरिकेड लगाए। प्रोटेस्टर ने पुश करना शुरू किया। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। टीयर गैस छोड़ी गई, वाटर कैनॉन चलाए गए और फिर रबर बुलेट फायर्ड हुई। लोग इधर उधर भागने लगे। आंखों में जलन, कानों में धमाकों की आवाजें और जमीन पर गिरते प्रोटेस्टर का मंजर काठमांडू की सड़कों ने सब देखा। कुछ जगह रिपोर्टर्स आई कि पुलिस ने लाइव फायर भी किया। हॉस्पिटल अचानक भरने लगे। डॉक्टर और नर्स, जिनके पास पहले से लिमिटेड रिसोर्स थे, अब घायल स्टूडेंट और युवाओं जूझ रहे थे। उस दिन के अंत तक नेपाल ने अपनी पहली बड़ी कीमत चुका दी। कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी थी, सैकड़ों घायल थे और सबसे बड़ी बात, डर अब गुस्सों में बदल चुका था। प्रोटेस्टर काठमांडू तक सीमित नहीं रहे। पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, जनकपुर, हर शहर में यूथ सड़क पर उतर आए। छोटे गांवों तक में आवाज उठने लगी। ये मूवमेंट अब सिर्फ सोशल मीडिया की इश्यू नहीं रहा, ये बन गया था एक जन आंदोलन। एक प्रोटेस्टर ने कैमरे के सामने कहा, ये सिर्फ ऐप का मसला नहीं है, ये है हमारी जिंदगी का मसला, ये है हमारे सपने, हमारी जॉब, हमारा फ्यूचर, सब करप्ट सिस्टम ने छीन लिया। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। और इसी पल नेपाल समझ चुका था, जेन जेड अब सिर्फ ऑनलाइन जनरेशन नहीं रही, एक स्ट्रीट रिवॉल्यूशन बन चुकी थी। 9 और 10 सितंबर को काठमांडू का माहौल युद्ध भूमि जैसा हो गया। गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर भारी केसेस शुरू हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस और रबर बुलेट से भी भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अब डरने वाली नहीं थी। स्टूडेंट ने बैरिकेड तोड़े, स्टोन्स फेंके और कुछ जगहों पर पुलिस व्हीकल को आग के हवाले कर दिया। सरकार की तरफ से भी जवाब और कड़ा आया। कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। लेकिन हर बार कर्फ्यू टूटता और हर बार इंटरनेट बैन के बावजूद भी भीड़ और बड़ी होकर लौट आती। काठमांडू की गलियों में स्लोगन गूंज रहे थे, नो मोर करप्शन, गिव अस फ्रीडम। और इसी चीज में सबसे डरावनी खबर है, सेंट्रल जेल के बाहर
प्रोटेस्ट इतना वियोलेंट हुआ कि दर्जनों कैदी भाग निकले। रिपोर्टर के मुताबिक करीब 70 से भी ज्यादा प्रिजनर्स उस रात फरार हो गए। उनमें हार्डनेड क्रिमिनल भी थे। पुलिस ने दावा किया कि प्रोटेस्टर ने जेल गेट्स तोड़ने में मदद की। इन प्रोटेस्ट लीडर ने कहा यह गवर्नमेंट की साजिश है ताकि मूवमेंट को बदनाम किया जा सके। इसी बीच हिंसा की सबसे भारी कीमत आम लोग चुका रहे। हॉस्पिटल में लगातार डेड बॉडीज लाई जा रही थी। ऑफिशियल आंकड़ा कुछ जगह 34 मौत का बताया गया, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में यह संख्या 50 से भी ऊपर कही गई। 100 घायल है, जिनमें से कई हमेशा के लिए अपाहिज हो गए हैं। काठमांडू के दुर्बल मार्ग, न्यू बनेश्वर और रतन पार्क वो जगह है जो पहले टूरिस्ट स्पॉट थी, अब टीयर गैस, सायरेंस और एम्बुलेंस की आवाज से भरी हुई थी। प्रोटेस्टर सिर्फ सड़क पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ाई लड़ रहे थे। VPN का इस्तेमाल करके यूथ लगातार अपने वीडियो दुनिया तक पहुंचा रहे थे। ट्विटर, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब पर क्लिप वायरल हो रहे थे। नेपाल का इंटरनेट संघर्ष अब ग्लोबल हेडलाइंस बन चुका। उस चीख ने पूरे साउथ एशिया को हिला दी। नेपाल अब क्रॉस रोड पर खड़ा था। एक तरफ सरकार जो कंट्रोल बनाए रखने के लिए हथकंडा अपना रही थी और दूसरी तरफ जनजेट जो ये साबित करने पर तुली थी ये मूवमेंट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक नया चैप्टर है नेपाल की हिस्ट्री। काठमांडू की सड़कों आग जल रही थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में और भी ज्यादा हलचल थी। प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली और उनकी कैबिनेट दबाव इतना बढ़ गया था कि सत्ता लिटरली हिलने लगी। पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो रही, लेकिन आयरन बैरिकेड्स भी सवालों के बोझ को रोक नहीं पा रहे थे।